Okay, so we are starting free consent. This is unit number 3 and we are doing from page number 1.48 from your study mat. Free consent topic number 3.2. फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? जहाँ पे हम लोग पहले डेफिनेशन में पढ़ा था ना, वेयर अ प्रोमिसर, ठीक है ना, ऑफर्स टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विथ the object of obtaining the assent of the offeree. तो फ्री कंसेंट होना चाहिए ना, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जहां पे फ्री कंसेंट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जा सकता. दैट इज द थिंग. तो यही चीज हम लोग अभी पढ़ने वाले. तो फ्री कंसेंट कब नहीं रहेगा ये बता दो. तो 5 केसेस है: कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. तुम बोलोगे पांचों तो एक ही चीज है, क्या फर्क है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. अभी यही तो हम लोग को पढ़ना है अगले 10-12 पेज में. तो पहला जो 4 है ना, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है. मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट जनरली वॉइड होता है. पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके. पहले फ्री कंसेंट क्या होता है उसका डेफिनेशन देखो. सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, 2 और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट. 2 इंसान या उससे ज़्यादा लोग अगर इन्वॉल्व है तो वो लोग कंसेंट में होंगे. ये कब हम लोग मानेंगे? व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग. एक सेम चीज़ पे वो लोग अग्री कर रहे हैं, ऑल्सो इन द सेम सेंस, माइंड से भी अग्री कर रहे हैं. ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है. मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल बताया था ना कि तुम अपना गाड़ी बेचने के लिए गए और बोला कि विल यू टेक माई कार फॉर 2 लाख. अब तुम्हारे पास 2 गाड़ी है, ठीक है ना, एक घटिया वाला एक अच्छा वाला. तो सामने वाला बोल रहे हाँ हाँ हम तो खरीदेंगे, और वो मन में सोच रहा है अच्छा वाला. तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट अग्रीइंग इन द सेम सेंस. घटिया वाला अगर वो भी समझ रहा है देन इट्स अ वैलिड consent. Parties to have consented when they are not only agreed upon the same thing but also agreed that thing in the same sense. Same thing must be understood as the whole of the contract agreement. अब ये लंबा लंबा पढ़ने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है. जो हम तुमको एक एग्जाम्पल दिया वही तुम समझ लिया अगर तो काफ़ी है. फ्री कंसेंट को कैसे वायलेट किया जा सकता है ये सेक्शन 14 में लिखा हुआ है. A consent is not free when coercion happens or undue influence happen या fraud happens या misrepresentation happen या mistake happen. तो चलो पढ़ते हैं coercion. नहीं, coercion पढ़ते हैं हम लोग. coercion का मतलब क्या होता है? ध्यान से कीवर्ड्स मार्क करना. coercion is committing, मतलब कुछ करना, या थ्रेटनिंग टू कमिट, ये कर देंगे इसका धमकी देना. एनी एक्ट, क्या करने का? फोरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड. जो इंडियन जुडिशियल कोड है, इंडियन पेनल कोड है, वो उस काम को फॉरबिड करके रखा है लॉफुली. और द अनलॉफुल डिटेनिंग, कोई चीज़ को जब्त करना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या फिर धमकी देना कि जब्त कर लेंगे. टू प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन, जिससे कि किसी इंसान को प्रिजुडाइज होता है. प्रिजुडाइज का मतलब प्रिजुडाइज का मतलब हार्म. ठीक है, वो नहीं है. प्रिजुडाइज का मतलब है हार्म विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है ना. तो ये है कंप्लीट डेफिनेशन. अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे. नीचे एनालिसिस जो होता है ना, जहाँ जहाँ एनालिसिस दिया हुआ है उसी डेफिनेशन को ब्रेक करके सिंपल लैंग्वेज में बताया है. तो अगर तुमको डेफिनेशन में प्रॉब्लम है तो तुम डायरेक्ट एनालिसिस भी पढ़ सकते हो. तो क्या लिखा है? दिस सेक्शन डज नॉट रिक्वायर कोएर्जन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू the party, nor it is necessary that a subject of coercion must be the other contracting party. It may be directed against any third person. For example, तुमने सोचा ये कॉन्ट्रैक्ट तो करवाना है, किसी भी हाल में करवाना है,
तो तुम खुद नहीं गए, 4 गुंडा हायर कर लिया, जैसे मुन्ना भाई एंड सर्किट को हायर कर लिया और वो लग गया तुम्हारे बिहाफ में धमकी देने। तो तुम ये नहीं बोल सकते हम तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, हम तो थोड़ी धमकी दिया, वो लोग धमकी दिया। नहीं, किसी के थ्रू भी करवा रहे। और मान लो जिस इंसान से कॉन्ट्रैक्ट कराना है उसको धमकी नहीं दिलाया, उसके फ्रेंड रिलेटिव या किसी को और को धमकी दिलाया, तो वो भी माना जाएगा कोएर्जन है। वो ये नहीं बोल के बच सकते नहीं हम तो उसको धमकी नहीं दिलाया, हम तो उसको धमकी दिलाया किसी और को। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी इन्वॉल्व है उन्हीं पे ये कोएर्जन किया गया हो। क्या चीज़ के लिए लिखे, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कोएर्जन के? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, unlawful detaining or threatening to detain property to the prejudice of any person with the intention of causing any person to enter into agreement. It is to be noted that it is immaterial. अब ये वाला एक important बात आखिरी, ये फर्क नहीं पड़ता whether the Indian penal code is or not in force at the place where the coercion is employed. अब let's suppose तुमने contract act पढ़ा हुआ है तो तुमने दिमाग लगाया, अच्छा इंडियन पेनल कोड में जो एक्ट फोरबिडन है वो तो इंडिया के लैंड पे फोरबिडन है ना। तो हम एक काम करते हैं, जैसे ये फॉरेन ट्रिप में जाएगा इसके पीछे पीछे जाएंगे, वहाँ पे उसको धमकी देंगे। तो हम कोर्ट में बोल सकते हैं ना कि वहाँ पे धमकी दिया था, वहाँ तो इंडियन पेनल कोड अप्लाई नहीं होता, तो एक्ट फोरबिडन नहीं है कोएर्जन, तो आप इसको कोएर्जन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया कि नहीं, भले ही वो लॉ इंडिया पे अप्लाई होता हो या तुम कहीं बाहर जाके वो किया हो जहाँ पे इंडियन पेनल कोड अप्लाई नहीं होता, अगर वो कोएर्जन के डेफिनेशन पे आता है तो फिर तुमने कोएर्जन किया है। अगर कोई गन उसके सिर पे रख के धमकी दिया तो वापस भी कर सकता है सर, केस करने जाएगा तो वापस कर सकता है मतलब अभी उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद अगर जिसके ऊपर गन रखा हो केस करने जाएगा तब नहीं मार सकता उसको? मार सकता है डेफिनेटली, लेकिन अगर उसके लिए फिर हम लोग लॉ ही नहीं बनाए किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कैसा लॉजिक है? हो सकता है उस टाइम पे वो प्रेशराइज हो गया हो, डर गया हो, बाद में हिम्मत दिखा के कोर्ट तो जा ही सकता है, तो उसको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा क्या? और जब ये फैक्ट डिस्कवर होगा तो वो इंसान भी तो एक्सपोज होगा ना, डेफिनेटली उस पर क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे ना बिसाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके लिए वो जेल भी तो जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ कोएर्जन अंडर सेक्शन 90, कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वी आर नॉट यहाँ पे स्टडिंग कि सिविल लॉज क्या बोलते हैं या क्रिमिनल लॉज क्या बोलते हैं, उसको कितना जेल होगा, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोएर्जन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कॉन्सेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। तो वो इंसान जिसके साथ ऐसा कोएर्जन हुआ उसके मर्जी के ऊपर है, वो चाहे तो इसको वॉइड कर सकता है, इसलिए वर्ड है वॉइडेबल, वो चाहे तो इसको वॉइड बना सकता है। एज द कॉन्सिक्वेंस टू द रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है, द पार्टी रिसाइंडिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड इफ हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या? अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और उसमें अगर कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है किसी पार्टी को, तो उसको रीस्टोर रिटर्न भी करना पड़ेगा। रीस्टोर सच बेनिफिट एज फार एज मे बी एप्लीकेबल टू द पर्सन टू हुम इट वॉज रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने डरा धमका के किसी से प्रॉपर्टी साइन करा लिया, ठीक है, और उसके बदले उसको कुछ रुपया दे दिया, तो ऐसे में वो कोर्ट गया, बोला नहीं मेरे से ज़बरदस्ती हुआ है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर कैंसिल करेगा तो जिस इंसान ने प्रॉपर्टी लिया वो प्रॉपर्टी लौटाएगा, और जो पैसा मिल रहा है वो पैसा भी तो लौटाना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। A person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it. ठीक है ना? Where husband obtained a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide. The transaction was set aside on the ground of coercion, suicide being forbidden by Indian Penal Code. An agent refused to give books of accounts to the principal unless he frees him from all his liability. एक एजेंट है जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स बेचता था,
तो ऐसे में प्रिंसिपल बोल रहा है हिसाब दिखाओ, हिसाब दिखाओ। वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपको हम कोई भी हिसाब, कोई भी एक पैसा नहीं देंगे, प्रोवाइडेड आप जो जितना मेरे से पैसा पाते हैं वो माफ़ कर दे। सो द प्रिंसिपल हैड टू गिव द रिलीज डेट, बॉन्ड साइन करके दे दिया कि यू हैव नो लाइबिलिटी। हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज अंडर कोएर्जन बाय लॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। तो कोएर्जन आई होप समझ में आ गया। डराना धमकाना, फिजिकल फोर्स, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है समझते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका मतलब पार्टीज के बीच में कुछ ऐसा टाइप का रिलेशन है जहां पे एक इंसान डोमिनेंट पोजीशन में है और ड्यू टू दैट डोमिनेंस पोजीशन ही इज एबल टू कमांड द विल ऑफ द अदर पर्सन। यहां धमकी नहीं दे रहे, बट अपने उस बेनिफिशियल पोजीशन के चलते उस पर गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे समझेंगे। A contract is said to be induced by undue influence when the relationship subsisting between the parties are such that one party is in a position to dominate the will, यही वाला की लाइन है, that one party is in position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain unfair advantage over the other। ठीक है ना। तो क्या ये पोजीशन है टू डोमिनेट द विल, कैसे प्रूफ होगा लॉ में। तो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी क्या होता है। अ सोशल रिलेशन, ऊपर में लिख लो, अ सोशल रिलेशन लाइक अ सर्वेंट एंड अ मास्टर, ठीक है। वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी रिलेशन क्या होता है, इधर लीगल रिलेशन या फिर कोई ट्रस्ट वाला रिलेशन है, ट्रस्ट सेटलर बेनिफिशियरी ट्रस्टी, या फिर कोई बिजनेस रिलेशन है। फिड्यूशरी में लीगल, ट्रस्ट या बिजनेस। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट with a person who is mentally in mental capacity temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress, for example an old illiterate person। अब कोई इंसान है, ओल्ड है, एक हट्टा कट्टा आदमी आया गया और उसको जाके बोलता है करो आप ये करो, आपका भला के लिए तो बोल रहे हैं करो। तो मेंटली वो पर्सन अगर फिजिकली वीक है, ओल्ड एज है, अनहेल्दी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। So, एक husband wife के बीच में भी? Yes, definitely। तो मतलब उसमें husband या कोई भी wife? फिड्यूशरी रिलेशन में आ जाएगा वो। हाँ, तो दोनों में से कोई भी एक जन दूसरे को डोमिनेट करके कुछ करने बोलता है। डेफिनेटली वो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस का चार्ज लग सकता है। वो एक्चुअली में अपेरेंट अथॉरिटी में आएगा, नॉट फिड्यूशरी, अपेरेंट अथॉरिटी में। सोशल रिलेशन। चलो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, क्लियर होता जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है, चिंता का बात नहीं है। ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, फादर सन रिलेशन आया ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, अपॉन बी बिकमिंग मेजर ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस अ बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस। तो सन पे जोरी ज़बरदस्ती करके एक बॉन्ड साइन करा लिया मेजॉरिटी होने पे कि तुम मेरे को इतना रुपया दोगे। सो दैट इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay an unreasonable sum for his professional fees। तो B जो है डॉक्टर है, A पेशेंट है, वो सीवियरली इल है, तो B उसको मेंटली बोल रहा है इलाज नहीं कराओगे तो जान चला जाएगा, तो पैसे मेरे को डबल दे दो, हम ही तुमको बचा सकता है, यहाँ से जाने का भी तुम्हारा कैपेबिलिटी नहीं है। अगर कोई इस तरह का कर रहा है, इट्स अ फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी नहीं, इसको भी हम लोग अपेरेंट अथॉरिटी बोलेंगे, सॉरी अपेरेंट अथॉरिटी बोलेंगे। ए बीइंग इन डेब्ट टू बी,
a lender of his village, contracts a fresh loan on terms which appear to be unconscionable, मतलब unreasonable. It lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence. तो A एक गरीब इंसान है, वो पहले से लोन लेके रखा था, रीपे नहीं कर पाया, तो B जो लैंडलॉर्ड है वो बोलता है ठीक है फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश एंटर करो, तुम्हारा पुराना लोन और इंटरेस्ट दोनों तुमको रीपे करना पड़ेगा विथ एक्सटेंडेड टाइम, लेकिन इंटरेस्ट रेट 25% होगा, अनरीजनेबल है. मार्केट में स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट 12, 14, 15 मैक्स, 16% मैक्स, 25% इज अनरीजनेबल. और इसमें ऑब्वियसली जो ऐसा कर रहा है लैंडलॉर्ड उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं वो गिल्टी नहीं है. अगर चार्ज लगाएगा जो इंसान जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं है. वो चार्ज लगाया तो अब साबित इनोसेंट होने के लिए जिस पे चार्ज लगा उसको करना है कि हम कैसे इनोसेंट हैं. चार्ज लगाने के लिए प्रूफ भी नहीं देना पड़ेगा. A applies to a banker for loan at a time when there is stringency in money market. Banker declines to make the loan except as a usually at an unusually high interest rate. अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्योंकि कहीं और पैसा मिल नहीं रहा है तो बैंकर बोल रहे हैं हम तो ज़्यादा चार्ज करेंगे. एनालिसिस अब अगर तुम पढ़ोगे तो इसी चीज़ को डिटेल में लिखा हुआ है अच्छा से समझाते हुए, ठीक है ना. तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या थे? रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज, नियर रिलेशन, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली टाइज, अ सोशल रिलेशनशिप, एंड द पोजिशन टू डोमिनेट द विल. तो उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ा था रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी. कैसा हो सकता है? व्हेन अ पर्सन होल्ड्स अ रियल अथॉरिटी ओवर द अदर, एज इन अ केस ऑफ मास्टर सर्वेंट, डॉक्टर पेशेंट etc, अ फादर सन. नंबर 2, fiduciary relation, where relation of trust and confidence exist between the parties to contract. Such relationship can also be in father son, solicitor client, husband wife, debtor creditor. By reason of fiduciary relation, a solicitor can dominate the will of his client and a trustee can dominate the will of a beneficiary. Example 18 देखो इंटरेस्टिंग है. A spiritual guru induced his devotee to gift him the whole of his property in return of promise of salvation of the devotee. मेरे को अपना सारा जमीन जायदाद पैसा सब दे दो तुमको निर्वाणा मिल जाएगा. स्पिरिचुअल गुरु ने बोला. Held the consent of the devotee was given under undue influence. Hence the relationship between was fiduciary between guru and the devotee, and guru was in a position to dominate the will of devotee. Okay, next one. Mental distress. Mental distress में क्या होता है? An undue influence can be used against a person to get his consent on by contract where mental capacity of the person is temporarily or permanently affected by reason of mental or bodily distress or illness of old age. A doctor is deemed to be in position to dominate the will of his patient enfeebled by protracted illness. So ये और अनसाउंड माइंड तो फिर सेम ही हो गया ना. मतलब ये पॉइंट है अनसाउंड माइंड मतलब सेम ही है. तो कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी चीज उसका डिमांड ज़्यादा है मार्केट में लेकिन उसका सप्लाई कम है तो उसका प्राइस तो ज़्यादा रहेगा. तो उस टाइम पे कंपेयर किया जाएगा जनरल मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उस फेज में. हाँ, लेकिन और उससे भी अगर वो ज़्यादा चार्ज करेगा तो फिर एक केस बन सकता है ना. Unconscionable bargains, where one of the parties to a contract is in position to dominate the will of other and the contract is apparently unconscionable, that is unfair. It is presumed by the law that the consent must have been obtained by undue influence. कैसे? A youth of 18 years of age, spendthrift and a drunkard. मतलब क्या है? एक यंग पर्सन है बट अपना सेविंग्स को लुटा रहा है, सारा दिन ड्रंक वंक कर रहा है,
तो उसने इस चीज़ के लिए लोन ले लिया 90,000 का, बॉन्ड बेयरिंग अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम, साल का 24% हो गया। तो इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द ट्रांजैक्शन इज अनरीजनेबल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बीइंग एक्सॉर्बिटेंट। कुछ माइनर है इसलिए। नहीं, मेजर ही तो है। यू तो 18 years of age ना। हाँ। 18 years के बाद होता है। 18 ईयर्स से होता है। 18 years से वो मेजर होता है। अगर हैरी पॉटर वर्ल्ड में हो तो 17 ईयर्स। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। सर ये वाला वापस बताइए ना, बार्गेन्स वाला। बार्गेन का मतलब वही है कि जितना, देखो अगर ये लोन लेता, मार्केट में मान लो बैंक रेट है 14%, अगर ये 15-16% भी चार्ज करता तो ठीक था। ये 24% साल का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लोन पे, तो बोल सकते हैं ना कि एक ड्रंकर्ड है, इसको सोसाइटी में कोई पैसा नहीं देना चाहता है, तो एक इंसान जो इसको पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट करा लिया कि तुमको तो 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ना। ड्रंकर्ड सर ड्रंकर्ड नहीं होता, तब भी होता अनरीजनेबल। अनरीजनेबल कैसे हो? कौन सा उसको धमका के 24 पे दिया? इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉ है अगेंस्ट एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट, तुरंत जेल हो जाता है, तुरंत जेल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए ये ब्रिटिशर्स लोग हैबिट लगा के गया था ज़मींदार्स का गरीबों को लूटना, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करके। इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, क्लास चल रहा है अभी। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज है एकदम, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करना बहुत स्ट्रिक्ट, उसके लिए एकदम क्रिमिनल की तरह बिहेव किया जाता है उन लोगों के साथ, तुरंत जेल में डाल देते हैं। इज़ अ सीरियस ऑफेंस, क्योंकि बहुत लोग, बहुत सारा पुअर फैमिलीज बर्बाद हुआ हुआ है इसके चलते इंडिया में, इस वजह से ये स्ट्रिक्ट लॉज है। Undue advantage, where the person is in a position to influence the will of other in getting consent, must have the object to take advantage of the other. कैसे? A teacher asks her daughter to get married to one of his brilliant students. Both the girl and boy are smart, settled and intelligent. Here the teacher had a relationship which can have influence on both of them, but as no undue advantage of such influence was taken, such contract of marriage is said to be made by free consent. यहाँ पे क्योंकि उस पेरेंट का अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला बात नहीं आ सकता। पता नहीं ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया, बेकार एग्जाम्पल है। बर्डन ऑफ प्रूफ, किसको प्रूफ करना पड़ेगा? उस इंसान को जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, या उस इंसान को जिस पे चार्ज लगाया गया, जिस पे चार्ज लगाया गया। कोर्ट में एक इंसान जा सकता है मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, बट उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ करेगा जिस पे चार्ज लगा। नहीं होता है, यस लगा सकता है, लगा सकता है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ यूजिंग द डोमिनेंट position to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in the position to dominate the will of other. That is the thing. अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल चीज तुम लोगों को बताता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नॉट ऑन कैमरा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। याद रखो, यहां तक स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं और आखिरी का पैरा नहीं पढ़ता है ना, वो बड़ा नुकसान कर जाता है। ये जो आगे लिखा हुआ है, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसको पढ़ना अच्छे से ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है इसमें? व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। तो जहाँ पे एक अग्रीमेंट में कॉन्सेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण इफेक्ट हुआ हो, तो अग्रीमेंट तो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट कॉम्प्रोमाइज हुआ था, वाज सो कॉज्ड। Any such contract may be set aside either absolutely, or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereupon, upon such terms and conditions as the court may seem just. यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट डिसाइड करेगा
कि क्या इसको पूरी तरह से कैंसिल करवा दें? पार्टी के ऊपर नहीं है, कोर्ट के पास पावर है। पहले वाले कोर्जन में पार्टी के पास पावर था, यहां कोर्ट के पास पावर है। वहां पे पार्टी से पूछा बताओ तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है, अकॉर्डिंगली फैसला होगा। यहां पे कोर्ट खुद डिसाइड करेगा, उसको जो सही लगेगा। ठीक है। A money lender advances 1 lakh to be an agriculturist by undue influence induces a bond of 2 lakh with interest of 6% per month. The court may set aside the bond, ordering B to repay 1 lakh with such interest as may seem just. तो कोर्ट का मर्जी है, वो चाहे तो बॉन्ड को सेट असाइड करवा सकता है कि नहीं। ये क्या हो गया, हैंग हो गया ये तो। So basically we are discussing here that अगर undue influence का केस है तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर होता है। द कोर्ट कैन टेक एक्शन एज इट मे सीम जस्ट। जो चीज़ प्रॉपर हो, सही हो, उस हिसाब से कोर्ट जजमेंट देगा। वो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराए, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल करा दे, सेट असाइड करवा दे। जैसे कि एक मनी लेंडर है, उसने फार्मर को 1 लाख का लोन दिया, बट बॉन्ड में लिखाया कि 2 लाख रुपए दोगे और साथ में 6% इंटरेस्ट भी पर मंथ दोगे। तो कोर्ट का मर्जी है, वो चाहे तो इसको पूरा कैंसिल करा सकता है, या फिर एग्रीकल्चरिस्ट को बोल सकता है कि तुम 1 लाख रुपए रिटर्न करोगे प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि तुमने पैसे लिए हैं, और तुम इंटरेस्ट इतना % पे करोगे, मे बी 0.5% पर मंथ या 1% पर मंथ, उस तरह से। केस स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अ स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द लेटर एट लेस देन द परचेज प्राइस टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जाम। कभी ऐसा ऑफर मिला है क्या? Accordingly, the car was sold. However, the father of the student persuaded him to sue his teacher. State on what ground the student can sue the teacher. Yes, a student can sue his teacher on the ground of undue influence under Indian Contract Act 1872. A contract bought as a result of coercion, undue influence, fraud or misrepresentation would be voidable at the option of the person whose consent was so caused. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हम लोग खत्म कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार पेज 1.55 में जाओ, एंड वी आर गोइंग टू रीड द डिफरेंस बिटवीन कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कोएर्जन इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट। द अग्रीड पार्टी इज कंपेल्ड टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द विल। अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व मोरल और मेंटल प्रेशर। यहाँ माइंड गेम चल रहा है। यस। Coercion involves committing or threatening to commit an act forbidden under the Indian Penal Code. अब माइंड गेम्स के बारे में पेनल कोड में कुछ नहीं लिखा है ऐसा। नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड और अ थ्रेट इज गिवन। ठीक है ना, कुछ इलीगल नहीं हो रहा है यहाँ पे पेनल कोड के हिसाब से। कोएर्जन में पार्टीज के बीच रिलेशन नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि रिलेशन हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। देन कोएर्जन में जरूरी नहीं है कि पार्टी के अगेंस्ट ही हो, और स्ट्रेंजर के ऊपर भी कोएर्जन किया जा सकता है जो उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में पार्टीज के बीच ही होगा ये वाला चीज। इनफोर्सिबिलिटी में वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड बाय कोएर्जन। लेकिन यहां पे कोर्ट के पास पावर है। इज वॉइडेबल और द कोर्ट में असाइड। या तो कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है तुम डिसाइड करो, चाहिए भी कोर्ट बोल सकता है कि तुम वॉइड करना चाहते हो या इन्फोर्स कराना चाहते हो, या फिर कोर्ट ये भी बोल सकता है मे सेट असाइड और इन्फोर्स इट और मॉडिफाई इट एंड री इन्फोर्स इट। ऑब्वियसली मॉडिफाई तो करेगा ही, क्योंकि वो तो टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं है ना। Are you getting this point ना? Enforceability. Next, position of the benefits received. In case of coercion where the contract is rescinded, मतलब cancelled by the aggrieved party, तो जो benefit है वो return back करना पड़ेगा, must be restored.
ये स्पेस 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 क्यों दिया है? वो टाइपिंग एरर है। द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रेशन, अभी कोरोना में बहुत हड़बड़ी में टाइपिंग हुआ है, इस वजह से ये सब एरर्स है। द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रेशन टू डायरेक्ट द अग्रीव्ड पार्टी टू रिटर्न द बेनिफिट इन होल और पार्ट और नॉट टू इवन गिव एनी सच डायरेक्शन। कोर्ट का मर्जी है, बोलेगा कोई ज़रूरत नहीं है बेनिफिट रिटर्न करने का, रहने दो और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल। कोर्ट के ऊपर है, जैसा उसको जस्टिफाइड लगेगा। तो काफ़ी डिफरेंस है ना दोनों में, एकदम ही अलग अलग चीज़ है। चलो अभी हम लोग चले जाएंगे पेज 1.52, हम लोग फ्रॉड पढ़ेंगे, मे बी ओनली 2 पेजेस बिकॉज अभी 10 मिनट्स हैं हम लोग के हाथ में। फ्रॉड क्या है? झूठ बोलना, धोखा देना, दैट इज फ्रॉड। कोएर्जन में झूठ नहीं बोल रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, ठीक है ना। अंडू इन्फ्लुएंस में अपने पोजीशन का फायदा उठा रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे, यहां झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, दैट इज फ्रॉड। A fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance मतलब willingness or by his agent with an intent to deceive मतलब धोखा देना another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract। कैसे? The suggestion or a fact which is not true by one who does not believe it to be true मतलब जो इंसान फ्रॉड करने का इंटेंशन कर रहा है उसको पता है कि ये सच नहीं है और फिर भी उस बात को वो प्रेजेंट कर रहा है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट, कोई ज़रूरी ट्रूथफुल चीज़ है जिसको छुपाने से कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हो, अगर बता दिया तो कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हो जाएगा, तो उस चीज़ को वो हाइड कर रहे हैं। तो मे भी झूठ नहीं बोल रहे बट कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोई डीमेरिट को वो हाइड कर रहे हैं, तभी वो फ्रॉड माना जाएगा। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कोई प्रॉमिस कर रहा है लेकिन वो जानता है कि हम इसमें धोखा देंगे, वो काम हम करने वाले नहीं हैं। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी तरह का चीज़ जिससे वो धोखा देना चाहता है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड्यूलेंट। ठीक है, तो देखो लॉ में प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा कि फ्रॉड कैसे होता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स में डिफाइन किया कि ये एक्ट्स फ्रॉड में आएंगे। Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter a contract is not fraud unless the circumstances of the case regard being had to them. It is the duty of the person to keeping silence to speak or unless his willingness is unless his silence is equivalent to speech. अब इस चीज़ का क्या मतलब है? जहाँ पे एक सेलर गुड्स को रख के रखा है, बायर आया, उसको अच्छा से घुमा के फिरा के हर तरीके से इंस्पेक्ट करके देख लिया। अब वहाँ पे बायर अगर सेलर से कुछ नहीं पूछा तो सेलर को कुछ भी बोलने का ज़रूरत नहीं, तब फिर उसको उस फैक्ट के बारे में कुछ भी बताने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या वो फ्रॉड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। लेकिन जहाँ पे अगर बोलना ज़रूरी था, अगर उसको पूछा गया या जहाँ पे बोलना ज़रूरी था और वो नहीं बोला, देन साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये सब हम लोग एनालिसिस में अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता का बात नहीं है। ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। ए ने बी को हॉर्स सेल किया। ए को पता है कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, लेकिन ए ने बी को कुछ नहीं बोला। अब तुम बोलोगे ये तो 100% फ्रॉड है, ये तो 100% फ्रॉड है, लेकिन ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि घोड़ा कोई भी इंसान खरीदेगा तो अनसाउंडनेस कोई ऐसा चीज़ है जो छुप नहीं सकता एनिमल्स का। वो तो उसको इंस्पेक्ट किया होगा, देखा होगा, राइड किया होगा। सो अनसाउंडनेस ऑफ अ हॉर्स इज इजीली डिस्कवरेबल। क्यों नहीं इंस्पेक्शन किया? हाउ कैन यू बी अ लेम पर्सन एंड बाय समथिंग विदाउट इंस्पेक्टिंग? हाँ, इफ यू हैव रिलाइड अपॉन द सेलर आस्किंग कि इज ही ऑफ साउंड माइंड एंड हेल्दी, अगर सेलर हाँ बोलता
और फिर अनसाउंड माइंड का निकलता तब बात अलग था। बट वही हुआ ना। नहीं, वहाँ तो वो पूछा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि पूछा है। तो यहाँ पे बायर को भी रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं लॉ तो है ही ना, देख लेंगे, धोखा दे के तो दिखाओ, नहीं, आपको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेनी होगी। हाँ, अगर फिड्यूशरी रिलेशन होता जिसके कारण हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं और इसलिए सामान खरीद रहे हैं, तो हम तुमसे नहीं पूछा उस फिड्यूशरी रिलेशन को ऑनर करने के लिए, तो बात अलग है। तब भी पूछना दिया था सर। नहीं, उस टाइम पे लॉ एग्जेम्प्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज। हेयर देयर इज अ रिलेशनशिप between the parties which would make it A's duty to tell B the horse is of unsound mind। यहाँ पे फिर क्योंकि फादर डॉटर रिलेशन है, डॉटर हो सकता है फादर पे रिलाई करे दैट ही वुड डू एन ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन विथ हर। बी सेज टू ए, अब देखो यहाँ पे अगर बी बोला होता ए को, इफ यू डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। मेरे को देख के समझ में नहीं आया, बट इफ यू डिनाई इट कि नहीं अनसाउंड माइंड का नहीं है, देन आई विल अज्यूम दैट इज ऑफ साउंड माइंड, आई विल डिपेंड अपॉन यू। सो हेयर ए सेज नथिंग, दैट मीन्स ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। और अगर अनसाउंड माइंड का निकल गया तो फिर ए ने फ्रॉड किया, क्योंकि बी ने उस पर रिलाई किया, उससे पूछा ना। बट तो फिर ये थोड़ी वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप हुआ, ये थोड़ी नहीं, फिड्यूशरी रिलेशन नहीं है, लेकिन पूछा ना कि तुम मेरे को बताओ हॉर्स सही है या नहीं। पहले वाले में पूछा नहीं था तो फिर फ्रॉड नहीं था, बट अभी पूछा तो फिर तो ड्यूटी हो गया ना सेलर का बताने का। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, बट समझना पड़ेगा इस चीज़ को। नेक्स्ट एग्जांपल, ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। A has private information of a change in prices which would affect the willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. A और B आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट सपोज एक सेलर है, वो बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ गुड्स बेचने का, ठीक है। अब ए को ये बात पता है कि आगे जाके प्राइसेस कम होने वाले, तो अब उसका मर्जी है, वो बायर को अगर अभी बेचना चाहे तो बेच सकता है। बायर बाद पे उस पर केस नहीं कर सकता, अरे मार्केट का प्राइस तो कम हो गया, हम तो तुमसे ज़्यादा का प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुम मेरे को क्यों नहीं बताया। अरे मार्केट का नॉलेज तुम भी रखो, ये फ्रॉड नहीं है, दैट इज़ द थिंग, ठीक है ना। एनालिसिस चलो पढ़ते हैं, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना वही चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन्ड है एनालिसिस में, एंड दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक वी विल कवर। The following are the essential elements too of a fraud. There must be representation or assertion and it must be false. However, silence may not amount to fraud or an active concealment may amount to fraud. Depend upon the case and circumstance. The representation must be related to a fact. The representation should be made before conclusion of the contract with the intention to induce the party to act upon it. यहाँ representation का बात क्या है, वो deceitful information, झूठ बोलना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट के ऊपर होना चाहिए और इंटेंशन यही होना चाहिए कि अदर पार्टी को इन्फ्लुएंस करे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। द रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी, मतलब झूठ के बारे में पता है, या फिर विदाउट बिलीविंग इट्स टू बी ट्रू, मतलब उसको पता है कि ये बात सच नहीं है तो मतलब झूठी है, और रेकलेसनेस नॉट केयरिंग वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो ये सब भी फ्रॉड के अंदर आएगा। The other party must have been induced to act upon representation. The other party must have relied upon the representation and must have been deceived. The other party acting upon representation must have consequently suffered a loss. ठीक है। Effect of fraud upon validity of a contract. क्या होगा effect? Following remedies are available. Number 1, he can rescind, मतलब cancel the contract within reasonable time. He can sue for damages and he can insist on performance of the contract on the condition that he shall be put in a position in which he would have been had the presentation made been true. इसका मतलब क्या कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सारा फैक्ट अगर सच सच डिस्क्लोज करते तो उस टर्म्स में जैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था वैसा कॉन्ट्रैक्ट करके दो,
ठीक है ना। जैसे कि मान लो डैमेज गुड्स बेचा गया, तो बोला कि इस क्वालिटी का गुड्स का जैसा प्राइस होना चाहिए, अगर तुम वो लेना चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम हायर प्राइस नहीं देंगे, ठीक है ना। बट विल डिपेंड अपॉन जिसके साथ फ्रॉड हुआ, वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है, चाहे तो उसका जो नुकसान हुआ उसके लिए डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा भी सकता है, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो परफॉर्म भी करवा सकता है ये बोल के कि सच बोलते उस टाइम पे जैसा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होना चाहिए था, कंसिडरेशन होना चाहिए था, उस पोजीशन में मेरे को लेके जाओ और उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। सो तीनों में से कुछ भी वो ऑप्ट कर सकता है। आर वी क्लियर? मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। हाँ, आगे एक्सप्लेनेशन है ना कि कहाँ कहाँ पे साइलेंस नहीं हो सकते। जनरली स्पीकिंग, a party to a contract is under no obligation to disclose the whole truth to the other party. That is known as caveat emptor. The principle says let the purchaser be aware. Purchaser को ध्यान रखना चाहिए, अपने तरफ से aware रहना चाहिए. There is no duty to speak in such case and silence does not amount to fraud. There is no duty to disclose facts which are within the knowledge of both the parties. Example, H ने W को some pigs sell किए where to his knowledge suffering from fever, ठीक है। The pigs were sold with all the faults and H did not disclose the fact of fever to W. Held there was no fraud. क्यों? क्योंकि आपस में कोई फिड्यूशरी रिलेशन नहीं है। बायर इंस्पेक्ट कर सकता था पिग्स को, अनहेल्दी पिग्स को देख के पता चलता है कि अनहेल्दी है, छिपता नहीं है, वो हम लोग को लग रहा है, जो काम करते हैं एनिमल्स के साथ वो लोग कैटल्स को देख के समझ सकते हैं कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो ऐसे में ये बायर का नेग्लिजेंस है कि वो इंस्पेक्शन भी नहीं किया और पूछा भी नहीं, तो फिर यहाँ पे सेलर लायबल नहीं होगा। A sells by auction to B a horse which A knows of unsound mind. A says nothing to B about it. It is not a fraud. लेकिन when is silence fraud? तो देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज अब तुमको दे दिया कि कब कब फ्रॉड माना जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। What are the exceptions where silence amount to fraud? Generally speaking, silence is not fraud, but there are circumstances where silence will amount to fraud. तो point 1 हम लोग पढ़ा, when there is duty of the person to speak, where circumstances of the case are such that it is the duty of the person observing silence to speak. For example, in contract of yes, जहाँ पे ट्रस्ट का बात आता है, फिड्यूशरी रिलेशन है, वहाँ पे आपको बताना चाहिए। वर्ड्स कहाँ से आता है सर? ये तुम्हारा लैटिन वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स है। देखो इंग्लिश जो वर्ड है, इंग्लिश है अपना एक लैंग्वेज है। इंडिया जो लॉ अडॉप्ट किया है वो ब्रिटिश लॉ से अडॉप्ट किया है, इंग्लिश लॉ से। तो वो लोग वहाँ पे यूरोपियन जो कल्चर है वहाँ पे उन लोग का एक एंशिएंट लैंग्वेज है लैटिन। तो लैटिन का जो फेमस प्रोवर्ब और फ्रेजेस था उसको रॉ फॉर्म में लॉ में ले लिया गया और वही लॉ के टर्म में भी पॉपुलर हो जाते हैं। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कम इन विद इन दिस कैटेगरी। पहला फिड्यूशरी रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। जहां फिड्यूशरी रिलेशन है वहां पे आपको फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको डिस्क्लोज करने चाहिए। एक एग्जांपल देखो, ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट। He sold his own shares without disclosing the fact. The client was entitled to avoid the contract or affirm it with a right to claim secret profit made by the broker or transaction, since the relationship between broker and client was of relation of utmost good faith. तो हुआ क्या, एक क्लाइंट है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका जो ब्रोकर है उसको वो पैसा दिया और बोला कि आप अपने नॉलेज से मेरे को इन्फॉर्म करते हुए ये शेयर्स पे पैसे लगा दो, या फिर आप सजेस्ट करो अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो आप इस पे पैसे लगा दो, ठीक है। तो वो ऐसा कर लिया। अब क्या हुआ, बीच में उसको कुछ ना अपना प्रॉफिट कमाने का आइडिया लगा के वो क्या किया, क्लाइंट का कुछ शेयर्स को बेचा और उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने के लिए। सो दैट इज अ फ्रॉड।
और फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हम आपके लिए खरीदे बेचे थे, जब पकड़ा गया आपके प्रॉफिट के लिए किया था। नहीं बोल सकते ऐसा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस में जब भी खरीदते हैं ना, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, दुनिया भर का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कॉन्ट्रैक्ट में, दुनिया भर का। तो इसमें डिस्क्लोज होना कंपलसरी है, कुछ भी नहीं छुपा सकते। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसलिए बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट, नो मैटर हाउ मच लेंथी द कॉन्ट्रैक्ट में भी। A contract of marine, fire and life insurance, there is an implied condition that full disclosure of material facts shall be made, otherwise the insurer is entitled to avoid the contract. Contract of marriage, every material fact must be disclosed by the parties to a contract in marriage. Family settlement में भी ऐसा होना चाहिए। एंड शेयर अलॉटमेंट के केस में जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि कंपनी का सारा मटेरियल फैक्ट्स वो डिस्क्लोज करे। अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा और ऐसे ही इशू ऑफ शेयर्स किया तो फिर फ्रॉड का केस हो जाएगा। तो ठीक है ना, ये सारा चीज़ में साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। और एक क्या है जहां पे साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। यहां पे क्या हुआ है, पार्टी ने बोला है कि हम तुम्हारे वर्ड्स पे रिलाई करेंगे, तो फिर वो चुप नहीं रह सकता। इफ यू डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। अगर तुम बोलते हो कि नहीं नहीं साउंड माइंड का है तो हम अज्यूम करेंगे। ऐसे में अगर वो चुप रह गया, बोला नहीं कि अनसाउंड माइंड का है, तब फिर इट्स अ फ्रॉड। तो दैट इज साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक है ना। अब फ्रॉड के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवॉइडेबल, लेकिन in case of fraudulent silence the contract is not voidable if parties whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। जानबूझ के अगर बेवकूफ़ बन रहे हैं तो फिर लॉ आपको प्रोटेक्ट करने नहीं जाएगा। अगर आप थोड़ा सा केयरफुलनेस दिखाते और आप फैक्ट्स को इजीली डिस्कवर कर सकते थे, जैसे कि वो पिग्स वाला केस, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ। आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना है, यू हैव टू बी अवेयर। ठीक है, जहां इजीली आप पता कर सकते थे क्यों नहीं पता किया, जिस चीज को डिस्कवर करना मुश्किल नहीं था। तो आज के लिए यहां तक ही पढ़ेंगे। अब क्या बचा है, कंसेंट में दो चीजें और बची हुई हैं, एक मिस रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद आता है मिस्टेक। ये दो चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आएगा कि कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल कैसे होता है, लीगल कैसे होता है और इलीगल कौन सा होता है, ये चीज़ भी हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स जिसको हमेशा ही वॉइड बोला जाता है इंडियन लॉ में, वो कभी भी वैलिड नहीं होता, वैसा कुछ हम लोग को पढ़ना रहेगा। ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू डू in the next class next week. ठीक है, ऑलराइट देन।